बढ़ते तशद्दुद और इस्मत-रेज़ी के वाक़यात पर राहुल के एक बयान से सियासी हंगामा बर्पा हो गया है। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के पीछे एक ही वजह है और वो ये है कि जो शख्स इस मुल्क को चला रहा है वो तशद्दुद में यकीन रखता है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बीजेपी लीडरों ने राहुल गांधी से माफी का मुतालबा किया है। Horrific crime. No one in a civilized society can in any way or any manner whatsoever try and say anything in favor of it. Everyone stands against it. The matter is being discussed in parliament across the nation, in society at large. People are expressing their anguish and everyone's looking for solutions and finding how to stop this horrific crime against women. In all of it, it's shocking that Mr. Rahul Gandhi is using this subject for a narrow political comment, trying to just make a swipe against the government. Who or which Indian would ever want to run down their own country and try to pass such a generalized statement as if every man walking on the street is moving with an intent to rape another lady? It's absolutely despicable and needs to be condemned. राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के द्वारा जो हाल में जो महिलाओं के खिलाफ जो घटनाएं घटी है, जो पूरे देश को चौंकाने का काम किया है, उसका राजनीतिकरण करने की इनकी जो कोशिश है और इनके पार्टी के सांसदों ने भी यही किया था, हम इसकी निंदा करते हैं। चर्चा हर पार्टी को करनी चाहिए, चिंता सबको होनी चाहिए, सुधार के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। केवल इसको एक राजनीतिक अपने लाभ के लिए कोई कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये आज समर्थनीय नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा, क्या महिला, और प्रियंका जी से, क्या महिला आपके पार्टी में सुरक्षित हैं? मुल्क भर में सनसनी मचाने वाले दिशा इस्मत-रेज़ी और कत्ल मामले में मुलविस 4 नौजवानों के एनकाउंटर पर मुख्तलिफ गोशों से सवाल उठ रहे हैं। चट्टानपल्ली एनकाउंटर वाकये के बाद शादनगर पुलिस में केस दर्ज हुआ है। दिशा इस्मत-रेज़ी और कत्ल केस की तहकीकात कर रहे एसीपी सुरेंद्र ने केस दर्ज करवाया है। दिल्ली से आई एनएचआरसी की खुसूसी टीम महबूब नगर पहुंची है। वो महबूब नगर के सरकारी दवाखाने के दौरे पर है। वहां एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजमीन की लाशें रखी हुई हैं। उसके बाद एनएचआरसी की टीम एनकाउंटर के मकाम का दौरा करेंगे। एनकाउंटर के खिलाफ दाखिल दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, कई सारे सवाल जो है उठ रहे हैं, ऐसे में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो महबूब नगर पहुंच गई है, किस तरह से उस पूरे मामले को देख रहे हैं? मुनज़्ज़ा, मैं इस समय महबूब नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने खड़ा हुआ हूं और यहाँ पीछे जो है वो मॉर्चरी है जहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ था उनको 4 लोगों का, और वहीं पर जो है वो एनएचआरसी की टीम वहाँ पर पहुंची हुई है। पिछले 3 घंटे से वो टीम वहाँ पर मौजूद है। जो 4 लोग मारे गए उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बयान दर्ज किए गए हैं, ये ऐसी हमको जानकारी है। इसके अलावा जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उनका भी उन्होंने मुआयना किया है और वो क्या परिस्थिति थी, कैसे गोली लगी, कहाँ पर गोली लगी, ये सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो है वो जो परिवार पक्ष है उनका पहलू भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। साइबराबाद पुलिस की तरफ से डीसीपी क्राइम जो है वो उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और वो असिस्ट कर रही हैं इस एनएचआरसी की टीम को। तो कुल मिला के अब यहाँ पर महबूब नगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर अपना काम पूरा करने के बाद अब ये टीम जो है वो सीधे वहाँ चट्टनपल्ली जाएगी, जहाँ पर स्पॉट पर जहाँ पर वो इनका एनकाउंटर हुआ था और उस जगह की भी जो है वो मुआयना करेगी। उसके बाद हमें जो जानकारी है ये जो है वो साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार और शमशाबाद के डीसीपी, उनसे बातचीत कर सकते हैं। उस टीम में जो 10 लोग थे जिन्होंने एनकाउंटर में जो शामिल के वक्त वहाँ पर उनको आरोपियों को लेके आए थे, उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, उनसे भी पूछताछ की जाए। सबके बयान दर्ज करने के बाद एनएचआरसी की टीम जो है वो यहाँ से दिल्ली वापस जाएगी। जी मुनज़्ज़ा, तो कब तक रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 2 अर्जियां जो है दाखिल की गई हैं।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जियां दाखिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी और उसको कोर्ट ने एडमिट कर लिया। इसके बाद जो गवर्नमेंट को, पुलिस को ये ताकीद दी कि वो 9 दिसंबर तक उन डेड बॉडीज को क्रिमेशन नहीं होना है। 9 दिसंबर को रात को 8 बजे तक उन बॉडीज को प्रिजर्व रखना है। 9 दिसंबर की डेट जो है वो कोर्ट ने तय की है। उस 9 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और अगर उसको जो सीडी बनी है, जो वीडियोग्राफी हुई है पोस्टमार्टम की, अगर कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं होता है तो उस स्थिति में वो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भी कोर्ट जो है आदेश कर सकता है। तो इसलिए 9 दिसंबर तक रात को 8 बजे तक पोस्टमार्टम के लिए जो है वो माफ कीजिएगा बॉडी जो है वो यहाँ पर प्रिजर्व रहेंगी और उसके बाद जो है सोमवार को कोर्ट जो जिस तरह से जो भी स्टैंड लेता है उसके आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो है अभी हमारी जानकारी है कि जो साइबराबाद पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने कुछ देर पहले पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की है। उसमें मीटिंग में क्या तय किया गया यह जानकारी में नहीं है, लेकिन जो है वो कुल मिला के पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और पुलिस का सारा अमला यहाँ पर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, जो माफ कीजिएगा हॉस्पिटल है, उसके सामने यहाँ पर जमा है। महबूब नगर के एसपी जो है वो भी अंदर वहाँ पर एनएचआरसी की टीम के साथ मौजूद है। जी मुनज़्ज़म। संजय, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी में ये मुतालबा किया गया है कि एनकाउंटर में जो मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो हैदराबाद पुलिस के आला अफसरान का उस पर क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है? नहीं, जाहिर तौर पर जो साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिसर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एनकाउंटर एकदम सही हुआ। जिस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनको और हथियार पुलिस के दो जो है सर्विस रिवॉल्वर छीन के वो भागे, तो इसलिए पुलिस ने और उसके बाद पुलिस पार्टी पर उन्होंने हमला किया, तो इसलिए बदले में उन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तो उनका तो वही जो स्टैंड जो कल था वो आज है और यही स्टैंड वो एनएचआरसी के सामने भी रखने वाले हैं और यही वो कोर्ट में भी कहेंगे। तो अब ये कोर्ट को, एनएचआरसी को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, उनको देखना है कि इस पूरे मामले का कैसे इन्वेस्टिगेशन हो और क्या दोबारा पोस्टमार्टम हो और क्या उन सवालों के जवाब पुलिस क्या देती है कि आखिर 10 लोगों की कस्टडी में वो जो 4 लोग थे तो वो कैसे छूट के भागे। 1-2 लोग भागते तो बात समझ में आती है, चारों लोग कैसे छूट कर भागे। तो जो पिस्टल है वो लॉक थी या अनलॉक थी, अगर वो लॉक थी तो उसको लॉक को ओपन कैसे कर लिया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। उन लोगों को कैसे पता था कि पिस्टल अनलॉक कैसे होगी। फिर उन्होंने गोलियां चलाई तो किसी भी पुलिसकर्मी को नहीं लगी, जबकि पुलिस की सारी गोलियां उन लोगों को लग गई। तो महज 20 मीटर के दायरे में सारे शव बरामद हुए। सब लोग अलग अलग जगह तरफ तो क्यों नहीं भागे, एक ही जगह पर क्यों भाग रहे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को देने होंगे और इसी मामले की जांच के लिए कहीं ना कहीं एनएचआरसी की टीम यहाँ पे मौजूद है और वो सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वो यही मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि एनकाउंटर किसी भी चीज का इलाज नहीं है। अगर 2008 में सज्जनार जो एसपी थे उन्होंने एनकाउंटर किया था एसिड अटैक के आरोपियों के ऊपर, उसके बाद भी एसिड अटैक की घटनाएं होती रही, तो एनकाउंटर होने से कोई भी क्राइम रुकता नहीं है। इसका हल यह होना चाहिए कि कानून के तहत सजा हो, कानून करे हो। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से और ये एनकाउंटर हुआ है, कई सारे सवाल जाहिर सी बात है उठ रहे हैं। ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम जो है अभी महबूब नगर अस्पताल में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। संजय, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जल्द इंसाफ का मतलब एनकाउंटर बिल्कुल नहीं है। खवातीन के साथ होने वाले जुल्म और इस्मतदरी के मामलात की जल्द से जल्द समाअत होनी चाहिए और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए, ऐसा कहना है फिल्म निकाह की मशहूर अदाकारा सलमा आगा का। न्यूज़ 18 से सलमा आगा की खास बातचीत देखिए। हैदराबाद इनकाउंटर को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्ट्रेस सिंगर सलमा आगा जी और सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि उनकी इस मामले को लेकर क्या राय है। सलमा जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि हैदराबाद इनकाउंटर को लेकर आपका अपना क्या कहना है। देखिए, इनकाउंटर किया जाता है मजबूरी में और ये जो जजमेंट थी ये कोर्ट की नहीं थी, पुलिस की थी। बहरहाल हमारी बॉम्बे की पुलिस, इंडिया की पुलिस बेइंतहा अच्छी है। बड़े बड़े केस पकड़े हैं इन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पे लोग रिकग्नाइज इनको करते हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो किया गलत किया, मगर ये जो फैसला था वो कोर्ट का होना चाहिए था। उनको मौत की सजा तो मिलनी ही थी, 4 दिन पहले मिल गई। ठीक है, जो कुछ हो गया उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं,
मगर बात जो है वो ये है कि जो सारा सिस्टम है इस चीज का, ये दिन ब दिन डिटेरिएट होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, रेप काउंट बढ़ती जा रही है। समस्या इस बात की है, इस वक्त जो हुआ वो तो सबको पता है। इनकाउंटर करना तो फिर आसिफा के केस में भी इनकाउंटर होना चाहिए था, और उसके बाद निर्भया के केस में भी इनकाउंटर होना चाहिए था। अगर सजाएं थी तो उनका तो इंस्टेंट इनकाउंटर होना चाहिए था। बड़ी हैरत की बात है कि औरतों की इतनी तज्जील होती है और इतनी बेइज्जती होती है, इनसिक्योरिटी होती है। ये क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये इस पैमाने पे पहुंच गया है कि जब तक गवर्नमेंट इसका एक्शन नहीं लेगी, इसका कोई वे आउट नहीं निकलेगा, इसका कोई फैसला उसके बगैर नहीं आ सकता। कहीं न कहीं इनकाउंटर के बदले जो हमारे देश का संविधान है, न्यायिक जो प्रक्रिया है, अदालत है, कानून है, वहां के लिए इन चारों आरोपियों के लिए एक टर्म के लिए रुकना चाहिए था। इसमें इतनी कमजोरी क्यों आज आ गई कि ये नौबत आई कि लोग जज्बाती होकर गोलियां मारना चाहते हैं उन लोगों को? ये कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया, मगर इसको किसी और तरीके से होना चाहिए था। ये एक पेंट अप जज्बात थे लोगों के, पुलिस पे फूल बरसा रहे हैं और उनको मिठाइयां बांट रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि इतने सालों से एक औरत के नाम पे इतना जुल्म होता जा रहा है कि नेचुरली फूल तो बरसाएंगे। सलमा जी, आपका क्या कहना है? क्या लगता है इस इनकाउंटर के मामले की आगे तहकीकात होनी चाहिए बड़े लेवल पे? इन्वेस्टिगेशन बस इतनी हद तक जरूर है कि उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, मगर प्लीज गवर्नमेंट नोटिस ले और इसकी हम लोग जितनी भी औरतें हैं, हर जेनरेशन की, हमारी बेटी ज़हरा खान खास तौर पे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ आई है, और इसीलिए कि हम पीएम साहब से आज दोनों जेनरेशन जो हैं वो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज इसकी फास्ट ट्रैक का कोई रूल बनाएं। देखें कि औरतों के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, और अगर पीएम और अमित शाह साहब इसका नोटिस नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उसको रोक सकते हैं। हम आज 2 जनरेशन हाथ जोड़ते हैं कि इसको रोका जाए। किसी की माँ है, बहन है, बेटियां हैं, वो थोड़ा सा देखिए, प्लीज देखिए, आप लोग कर सकते हैं। प्लीज फास्ट ट्रैक बनाइए, इस जुल्म को रोकिए। आगा जी अपनी बेटी ज़हरा के साथ जो अपील कर रही थी देश के प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, कि कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसा एक नियम बनाया जाए ताकि इस तरह के मामले जो हैं उनको निपटाया जा सके। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। उन्नाव इस्मत रेजी की मुतासरा ने सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस खबर के मिलते ही मुतासरा के गांव में गम की लहर दौड़ गई। मुतासरा के घर वालों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। घर के अफराद से बात की हमारी नुमाइंदा अनामिका सिंह ने। 44 घंटे जिंदगी और मौत से जूझने के बाद अंततः उन्नाव की पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पूरा परिवार सदमे में है, गुस्से में है, न्याय की गुहार लगा रहा है। पूरा गांव इस समय यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीड़िता का परिवार है, जिनके दर्द का, तकलीफ का अंदाज़ा हम लगा भी नहीं सकते। पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता 2 भाई हैं। ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और उनकी पत्नी जो चाची हैं पीड़िता की, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। चूँकि पीड़िता की बहन और भाई उनके साथ दिल्ली में ही हैं, तो वो लेकर के आने वाले हैं उनके शव को। फिलहाल हम बात करेंगे उनके पिता से कि हम आपके दर्द का अंदाज़ा लगा तो नहीं सकते, लेकिन ज़रूर जो न्याय की लड़ाई है, जिसको आप चाहते हैं कि दरिंदों को सज़ा मिले, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार के अंजाम में जो हैदराबाद में जैसी घटना हुई है और उनको सज़ा मिली है, वैसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि इनको फांसी दी जाए या इनको काउंटर किया जाए। और लड़की के भी यही बयान थे कि इन लोगों को तभी हमको शांति मिलेगी जब इन लोगों के साथ में ऐसा होगा। चाचा जी हैं पीड़िता के, उनसे हम बात करेंगे। कितने बजे आपको खबर मिली और ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था? उस समय हमें जो है बृहस्पतिवार को सुबह में जो है हम नहा करके चाय पीने जा रहे थे, तो उसी समय जो है फ़ोन गया यहाँ से हमारी मौसी के लड़के का, यहाँ सुमेरपुर से। तो उन्होंने ये बताया कि आपके भाई की लड़की जो है जला दी गई है। तो हम कहा कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया उन्नाव पहुँच रही। तो हम वहाँ तत्काल उन्नाव पहुँचे।
उन्नाव जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही वहाँ से रिफ़र कर दिया गया था लखनऊ के लिए। जब हम गेट पे पहुँचे तो उसी समय एम्बुलेंस निकल रही थी, लेकिन हम ये नहीं जान पाए कि इसी एम्बुलेंस में हमारी लड़की है, इसीलिए हम उससे मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब न्याय मिलना चाहिए था तब न्याय मिल नहीं पाया सही तरीके से? जब न्याय मिलना चाहिए तब न्याय मिला नहीं। अगर न्याय मिलता तो आज को ऐसी घटना क्यों होती? अगर न्याय मिलता तो ऐसी घटना क्यों होती? अब न्याय देखो, न्याय कहाँ मिलेगा? हाँ, अब तो न्याय मिलना जो था वो मिल गया। हाँ, जब मर्ज ही खत्म तो मरीज खत्म। पीड़िता की चाची हमारे साथ इकलौती महिला फिलहाल हमारे पास उनके परिवार की हैं जो बता सकती हैं। क्या जब ये घटना हुई उस वक्त उसके बाद आपकी मुलाकात हो पाई? कोई मुलाकात नहीं, हमसे कोई मुलाकात ही नहीं। अस्पताल पहुंचे तो वहाँ मिली ही नहीं, लखनऊ के लिए चली गई तो मुलाकात नहीं हो पाई हमसे कोई। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, क्योंकि बहुत बच्चे की तरह खेली होंगी सामने आपके। और बच्चे की तरह की अपनी बिटिया की तरह उनको पाला। मैं शादी बाद पैदा हुई थी, अपनी बिटिया की जैसे हम सेवा किया वैसे उसकी भी सेवा। जितनी हमदर्दी हमारी बिटिया पर है उतनी हमदर्दी वो पर है। यह समझ लो कि हमारे शादी बाद भाई है कि हम पाल पाल के इतना बड़ा किया। केवल जब 4-5 साल की भाई तब हमसे छोटी, 4 साल की हो गई ना तब हमसे छोटी, तब हम शुक्लागंज में रहने लगे, वो यहाँ रहती तब छोटी है, नहीं हमसे नहीं छोटी। ये पीड़िता का परिवार है, सभी की आंखों में आंसू हैं, सभी के गले रुंधे हुए हैं और पूरे परिवार के लिए वो लड़की हिम्मत थी, सहारा थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और वो लगातार वो उन दबंगों से लड़ रही थी, जूझ रही थी। लगातार धमकियां मिल रही थी लड़की के चाचा चाची को, लेकिन अब वो उस दिन भी वकील से मिलने ही जा रही थी जब इस घटना को अंजाम दिया गया। और फिलहाल लड़ते लड़ते और न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पूरा परिवार आज सदमे में है। कैमरामैन मनुष्य के साथ अनामिका से। उन्नाव इस्मत की शिकार लड़की की मैयत को उसके वतन रवाना किया गया है। गुज़िश्ता शब उसने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया था। उसे गुज़िश्ता 5 दिसंबर को लखनऊ से दिल्ली लाया गया था। इस्मत की मुतासरा को मुलजमीन ने उस वक्त जिंदा जला दिया था जब वो केस की समाअत के लिए बरेली जाने के लिए घर से निकली थी। उसे जलाने वालों में वो मुलजिम भी शामिल था जो चंद रोज पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। उन्नाव इस्मत रेजी की मुतासरा के अहले खाना से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया। पिछले साल से पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, घर के अंदर आके उन्होंने इस लड़की के पिताजी को पीटा है, बेरहमी से पीटा है। इतनी सी एक 10 साल की बच्ची है, इतनी सी बच्ची है, उनकी भाभी की बेटी, उनको धमकाया है। छोटी सी बच्ची को धमकाया है कि तुम्हारा स्कूल से हम नाम कटवा लेंगे, तुम यहाँ आने की हिम्मत मत करो, स्कूल जाने की हिम्मत मत करो। पिताजी को पीटा है, जून में उनकी खेती जलाई है। मतलब पूरी तरह से परिवार को प्रताड़ित किया है और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। देखिए, ये प्रधान जो है, मैंने सुना है कि ये भाजपा से जुड़े हुए प्रधान है, वो आप लोग पता कर सकते हैं। हो सकता है कि इनकी किसी तरह से रक्षा हो रही है। पहले हमने लखनऊ में उन्नाव इस्मत की मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस वर्करों ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुलजमीन को जल्द से जल्द सजा दी जाए। हैदराबाद एनकाउंटर पर सीजेआई शरद अरविंद बोबडे ने बयान दिया है। चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है कि इंसाफ बदला नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इंसाफ का अपना किरदार ही खत्म हो जाता है अगर वो बदला बन जाए। सीजेआई ने बयान राजस्थान के जोधपुर में हाई कोर्ट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में दिया।
छेड़खानी से तंग एक लड़की को जब पुलिस से मदद नहीं मिली तो खवातीन ने खुद मुलजिम को पकड़ लिया और अपनी अदालत में उसकी सरजनिश की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छेड़छाड़ से तंग एक खातून ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने किसी तरह की मदद नहीं की, जिसके बाद मुतासरा और उसकी साथियों ने खुद ही छेड़छाड़ करने वाले नौजवान को पकड़ लिया और खवातीन की अदालत में उसकी सरजनिश की। नौजवान ने मुतासरा से माफी मांगी, उसके पैर छुए और फिर ऐसा न करने की कसम खाई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की पासिंग आउट परेड हुई। जैकलाई ग्राउंड में 404 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। GOC 15 कॉर्प्स ने जवानों से खिताब किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने की अपील की है। पासिंग आउट परेड में जवानों के वालिदैन और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। जवानों ने अपने मुल्क के तई वफादारी के साथ खिदमात अंजाम देने की कसम खाई। हमारा शौक था आर्मी में आने का, इसलिए हम इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, इधर रोज़गार भी मिलता है और अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं। सर बहुत शौक थी आर्मी की, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ, आर्मी को देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग चली है हमारी इधर। सर मुझे बहुत शौक था फौज में भर्ती होने के और मैं अपने देश की सेवा करूंगा। आज हमें बहुत ही खुशी है कि हमारी पासिंग आउट परेड हो रही है। हमने 11 महीने मेहनत की है और आज हमारी पासिंग आउट परेड हो गई है। उसके बाद हम अपने यूनिटों में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। हाँ जी, बहुत खुशी है सर, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें घर पे हमें देश की सेवा करने का मौका मिला। हाँ जी सर, तो इसको बचपन का शौक था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। हाँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है सर, मेरा बेटा मतलब आर्मी में भर्ती हो गया। ठीक है साहब, मैं जान के पुलिस में नौकरी करता हूँ साहब। ठीक है, मेरा शौक था कि मेरा बेटा आर्मी में चला जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा आर्मी में लगा। हमें बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आज उनका POP हो गया और वो नए रिक्रूट बन गए हैं, इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। पहले से ही उनको शौक था आर्मी में जाने का? जी हाँ, बचपन से उनका बहुत शौक था आर्मी में जाने का। वो बड़े ख्वाब भी सपने भी देख रहे थे आर्मी में जाने की, तो आज उनका सपना भी साकार हो गया और वो हमें भी बहुत खुशी है कि किसी का सपना जो साकार हो रहा है वो कितना खुश होता है, तो हमें भी इसलिए हमें भी बहुत खुशी की। असल बेहतरीन यह सारे खुद असल फौज यह खुद हर कर कोशिश अत मज फौज ग। आज दिसंबर की एक ठंडी सुबह कश्मीर की घाटी में देखने को मिला। बहुत बहुत मुबारकबाद, वेल डन। सेना मेडल बार नायब सूबेदार चुनीलाल, वीर चक्रा, अशोक चक्रा, वीर चक्रा, सेना मेडल। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्रा। लेफ्टिनेंट कर्नल रिंचन, महावीर चक्रा। ऐसे अनगिनत योद्धा हैं जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग फेथ से आकर के इस रेजिमेंट में संजो करके और देश की सेवा करते हुए, उच्चतम कार्रवाई करते हुए, बहुत ज्यादा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जो इज्जत कमाई है उसकी सराहना बहुत बहुत बड़े शब्दों में की जाती है। GOC 15 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल JKS ढिल्लन ने आज 3 जकलाई यूनिट के साबिक आर्मी अफसर को इनाम से नवाजा। JKS ढिल्लन ने रिटायर्ड सब मेजर मोहम्मद इलियास को उनकी बहादुरी के लिए इनाम से नवाजा। 3 जकलाई से वाबस्ता मोहम्मद इलियास ने हाल ही में एक आर्मी जवान की जान बचाई थी। टंगडार में हाल ही में एक आर्मी पोस्ट बर्फानी तोदे की जद में आई थी। मोहम्मद इलियास ने न सिर्फ एक आर्मी जवान की जान बचाई बल्कि बाकी कई जवानों को बाहर निकलने में काफी मदद की। GOC 15 कॉर्प्स JKS ढिल्लन ने कहा कि मोहम्मद इलियास बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं। मोहम्मद इलियास शुमाली कश्मीर के टंगडार इलाके के रहने वाले हैं और हाल ही में आर्मी से रिटायर होने वाले हुए हैं। इलियास साहब 3 जकलाई के एक बहुत बहादुर ऑनररी कैप्टन साहब रिटायर हुए हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है वो है एवलांच में किसी को भी रेस्क्यू करने की काबिलियत। इनके 3 टेन्योर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में रह चुके हैं। ये 2 सेना मेडल ले चुके हैं। 5 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की कमेंडेशन कार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये जकलाई के बहुत बहादुर जवान हैं और ये तंगधार कुपवाड़ा से बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के बाद भी अभी जब तंगधार में एक अवलांच आया जिसमें कुछ जवान इंडियन आर्मी के फंस गए, तो इन्होंने रिटायर होने के बावजूद
वहां पर आकर के जवानों को वहां से बचाने में मदद की और एक जवान को जिंदा निकालने में अपना कार्य इन्होंने वहां पे संपन्न किया। ये वो हमारे हीरो हैं और इनको बहुत बहुत सलाम। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। और मेरा एक ही है कि सेना में रहकर हम लोग सबकी मदद करते हैं और अगर हम लोग सिविल में भी जाकर सबकी मदद कर सकते हैं अगर मदद करने का जज्बा हो। मेरा मानना है कि जब तक मैं या मेरे बाकी साथी शमशान घाट या कब्रिस्तान ना जाएं तब तक इसी प्रकार से इंसानियत की मदद करें और कश्मीरियत की मदद करें। जय हिंद। बुलेटिन में फिलहाल इतना।